हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। आज का हमारा सेशन है सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा महासंग्राम यूपीपीएससी 2020, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे यूपीपीएससी एवं यूपीटीजीटी पीटी एग्रीकल्चर में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। इस सीरीज के 11th पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, ये 12th नंबर का पार्ट है। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। मोटिवेशनल कोट्स है, असफलताएं इंसान को तोड़ देती हैं, असफलताएं इंसान को तोड़ देती हैं, जीवन की राहों को नया मोड़ देती हैं, जीवन की राहों को नया मोड़ देती हैं। जो करते हैं जी जान से प्रयास, जो करते हैं जी जान से प्रयास, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती हैं। इसलिए दोस्तों हमें निरंतर अभ्यास करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। आइए इसी के साथ देखते हैं पहला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था किस बेस पे है? बेस्ड ऑन द रेशियो एंड टर्नओवर द पर कैपिटा। ठीक है, इफ्को ने किस देश में नैनो यूरिया प्लांट लगाने की घोषणा की है? आप लोग बताएंगे इसका सही ऑप्शन क्या होगा। फर्स्ट ब्राजील, सेकंड अर्जेंटीना, थर्ड रूस और लास्ट है ए और बी दोनों। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। इफ्को ने नैनो यूरिया जो तरल लिक्विड प्लांट है वो ब्राज़ील और अर्जेंटीना दोनों में लगाने की घोषणा की है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसकी घोषणा ब्राज़ील में होती है। इफ्को जो है सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी, विश्व में सबसे बड़ी एक संस्था है। किस बेस पे वो हमने आप लोगों को बता दिया, बेस्ड ऑन द रेशियो एंड टर्नओवर द पर कैपिटा। ठीक है, अब बात करते हैं जो ब्राज़ील के साथ समझौता हुआ है। ब्राज़ील की एक सहकारी कंपनी है OCB। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। OCB ये ब्राज़ील की कंपनी है सहकारी। इसी के साथ MOU पर MOU जो होता है, MOU पर जो साइन हुआ है यानी कि सहमति पत्र, ठीक है, इसी के साथ हुआ है। और बात अब आती है दूसरी अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना में जो यहाँ की भी दो संस्थाएं हैं। अर्जेंटीना में INAES एक ये संस्था है और है कोपरर। आप लोग दोनों का नाम याद रखेंगे, कोपरर है। ठीक है, कोपरर, इसी के साथ समझौता हुआ है। अर्जेंटीना में जो मतलब इसका प्लांट लगेगा वहाँ INAES एक कंपनी है और है कोपरर, इसी के साथ में MOU जो हुआ है वो साइन हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात आती है जो कोपरर के अध्यक्ष हैं। कोपरर के अध्यक्ष हैं एरिपल ग्वारको। ये भी आप लोग नाम याद रखेंगे। क्या नाम है? एरिपल ग्वारको। ठीक है, ये कोपरर के अध्यक्ष हैं। दूसरी बात आती है जो INAES कंपनी है, इसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं अलेक्जेंडर रोइंग। अलेक्जेंडर, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, रोइंग। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष हैं। और भारत की तरफ से जो समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए थे वो थे विपणन निदेशक योगेंद्र कुमार। इफ्को विपणन निदेशक थे योगेंद्र कुमार, इन्हीं ने इस पे साइन किए हैं, योगेंद्र कुमार। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब बात करते हैं इफ्को का जो तरल यूरिया है उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। क्या है ये तरल यूरिया का निर्माण जो है? सबसे पहले ये गुजरात के कलोल, कहाँ पे? गुजरात का जो कलोल प्लांट है, गुजरात का कलोल प्लांट। ठीक है, कलोल प्लांट पे नैनो जैव प्रौद्योगिकी शोध केंद्र, जो सेंटर का नाम है इफ्को का नैनो जैव प्रौद्योगिकी शोध केंद्र, यहीं पे सबसे पहले नैनो यूरिया का निर्माण शुरू किया गया है। अब बात आती है इसके अन्य प्लांटों के बारे में जो उत्तर प्रदेश में लगाए जाने की चर्चा है। उत्तर प्रदेश में इसके जो प्लांट लगने हैं आंवला और फूलपुर, ये उत्तर प्रदेश में इसके प्लांट लगने वाले हैं। यहाँ पर पहले से इफ्को के प्लांट लगे हुए हैं, उसी में नैनो यूरिया जो प्लांट है ये यहीं पर स्थापित किया जाएगा।
अब बात करते हैं इसकी सबसे पहली खेप जो थी नैनो यूरिया की, वो कहाँ भेजी गई? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भेजे जाने की घोषणा की गई, उत्तर प्रदेश। और ये घोषणा 5 जून को किसके द्वारा? इफ्को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी के द्वारा की जाती है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कब की जाती है? 5 जून, क्योंकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इफ्को के प्रबंध निदेशक जो है डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी के द्वारा बताया गया है कि नैनो यूरिया तरल जो है ये पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है और ये पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, इसे ही नैनो यूरिया तरल को ही 21वीं सदी का उत्पाद भी कहा गया है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आज के समय में ज़रूरत यह है कि हम पर्यावरण जो मृदा, वायु, जल और स्वच्छ, जल को हम स्वच्छ और सुरक्षित रखते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि मतलब इसीलिए 21वीं सदी का इसे उत्पाद भी कहा गया है। भारत में जो कुल अब बात करते हैं यहाँ पे, भारत में कुल नाइट्रोजनी जो उर्वरक हैं, नाइट्रोजन उर्वरक की बात की जाए तो 82% हिस्सा जो है यूरिया का है। कितना हिस्सा? जो नाइट्रोजनी उर्वरक भारत में प्रयोग किए जा रहे हैं उसमें 82% हिस्सा यूरिया का प्रयोग किया जाता है। और इसी जो खपत में मतलब अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी वो 2020-21 में देखी गई, जो कि लगभग 3.7 करोड़ टन पहुंच गई थी। 3.7 करोड़ टन। ये चीज़ भी आप लोग मतलब सबसे ज़्यादा वृद्धि जो देखी गई खपत में 2020-21 के दौरान, तो ये बढ़कर कितनी हो गई? 3.7 करोड़ टन तक पहुंच गई थी। अब बात करते हैं नैनो यूरिया के बारे में, थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नैनो यूरिया जो है ये एक सूक्ष्म तरल है। सूक्ष्म तरल, नैनो का मतलब होता है 1 नैनोमीटर जो होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁹ मीटर। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके जो 500 ml की एक बोतल है उसका प्राइस जो निर्धारित किया गया है वो 240 रुपये निर्धारित किया गया है, जो कि मतलब परंपरागत खाद है यूरिया उससे करीब में 10% कम है। अब बात करते हैं इसके जो 500 ml की जो मात्रा है, इसमें 4000 ppm की नाइट्रोजन है। कितनी? 40,000 की। ठीक है, कितनी है? 40,000 ppm। 500 ml बोतल में 40,000 ppm की नाइट्रोजन है। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। ठीक है, और इसका जो स्प्रे होना है फसलों पर वो करीब में 100 लीटर, मतलब 500 ml को 100 लीटर पानी में घोलकर फसलों पर स्प्रे किया जाना है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अब यहाँ पे बात आती है यूरिया। इसका जो मतलब रिसर्च किया गया है, करीब में ये जो इसका प्रयोग किया गया है कई फसलों पर अब तक के किया जा चुका है, और उसमें से जो है लगभग में 94 फसलों के बारे में बताया गया है कि 94 फसलों पर इसका प्रयोग करके देखा गया है। कितनी? 94 फसलों पर इसका जो प्रयोग हुआ, और उसमें जो फसल में जो वृद्धि देखी गई इसके प्रयोग के बाद, वो इसकी उपज में वृद्धि जो थी 8% देखी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं इफ्को की स्थापना के बारे में। तो इफ्को की स्थापना जो होती है 3 नवंबर 1967 में होती है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, नई दिल्ली। इस सहकारी क्षेत्र की भारत की सबसे बड़ी संस्था भी है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था? इसके ऑप्शन हैं यूरिया, डीएपी, एसएसपी, एमओपी। आप लोग बताएंगे इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डीएपी डायमोनियम फास्फेट, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, एमओपी का पूरा नाम है म्यूरेट ऑफ पोटाश। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किया गया। तो इसका सही जवाब होगा यूरिया। ठीक है, यूरिया का ही प्रयोग सर्वप्रथम
जो है प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक के रूप में किया गया था। इसका प्रयोग जो था ओहलर, किसने किया था? ओहलर ने किया था, जो कि एक क्या थे? जर्मन रसायन शास्त्री, जर्मनी के रसायन शास्त्री थे। और इन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म करके, जो कि एक कार्बनिक था, अकार्बनिक, ठीक है, अकार्बनिक अमोनियम साइनेट को गर्म करके क्या प्राप्त किया था? कार्बनिक यूरिया का निर्माण किया था, कार्बनिक यूरिया का निर्माण। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। 1828 में ओहलर के द्वारा, जो कि क्या थे? जर्मन के रसायन शास्त्री थे, उन्हीं के द्वारा अमोनियम साइनेट को गर्म करके कार्बनिक यौगिक, जो अमोनियम साइनेट थे अकार्बनिक यौगिक था, और इसे गर्म करके जो मतलब इससे पदार्थ प्राप्त किया गया यूरिया यौगिक, वो एक कार्बनिक पदार्थ था। अब इसके एक रिएक्शन छोटी सी देख लेते हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी भी गई है। NH4CNO, ठीक है, इसे हीट किया जाता है। हीट करने का आप लोग प्रतीक जानते ही हैं। हीट करने के बाद क्या बनता है? NH2CONH2, ये यूरिया का फार्मूला, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। NH4CNO ये है अमोनियम साइनेट। इसकी एक रिएक्शन और भी दी जाती है, जिसमें सिल्वर साइनेट को, इसको सिल्वर साइनेट में क्या है? AgCNO प्लस अमोनियम क्लोराइड को गर्म करके क्या प्राप्त किया गया है? यूरिया प्राप्त की गई है। ये दोनों रिएक्शन आप लोग ध्यान रखेंगे। NH2CO NH2 प्लस AgCl, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। सिल्वर साइनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड को गर्म करके NH2CONH2 यानी कि यूरिया और AgCl प्राप्त किया गया है। और पहली रिएक्शन आप लोग को हमने बता दी कि अमोनियम साइनेट को ही ओहलर ने प्रयोगशाला में गर्म किया था, और गर्म करके क्या प्राप्त किया था? एक कार्बनिक यौगिक यूरिया की प्राप्ति की थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर NH2, ये जो यहाँ पे दिया गया है NH2, अगर यहाँ पे हो जाए NH2CS NH2, तो ये क्या बन जाता है? थायो यूरिया, जो कि क्या होता है? नाइट्रोजन प्लस सल्फर का उत्पाद है, नाइट्रोजन प्लस सल्फर। आइए अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं। जो यूरिया है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? इस पे मतलब इस प्रश्न को एग्जाम में लोग अक्सर गलत कर देते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि यूरिया का जो निर्माण है वो किडनी में होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। यूरिया का जो निर्माण है वो लीवर में होता है। मनुष्य में जो यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण वो कहाँ होता है? लीवर में। ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, लीवर में। इसका निर्माण किडनी में नहीं होता है, ये चीज़ आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे छूटी जा रही है, वो भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है, नत्रजन होती है, जो यूरिया में नत्रजन जो होती है वो किस रूप में होती है? यूरिया में नत्रजन जो होती है वो किस रूप में होती है? एमाइड के रूप में। ये भी यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। यूरिया में जो नत्रजन या नाइट्रोजन होती है वो किस रूप में होती है? एमाइड के रूप में होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला परागकणकर्ता पार्क यानी पॉलिनेटर पार्क कहाँ खोला गया? आप लोग बताएंगे इसका सही ऑप्शन क्या होगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल और लास्ट है उड़ीसा। आप लोग बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के नैनीताल में ही क्या खोला गया है? पॉलिनेटर पार्क। पॉलिनेटर पार्क में क्या किया जाएगा? यहाँ पे तितलियां हैं, मधुमक्खियां और पक्षियों और कीड़ों की लगभग 40 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनके मतलब संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना है। यही इसका उद्देश्य है। ये लगभग में 4 एकड़ क्षेत्र में खोला गया है।
आइए और बात कर लेते हैं जो हाल ही में उत्तराखंड में कुछ घटनाएं घटी हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे एक वन चिकित्सा अनुसंधान केंद्र। वन चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खोला गया? कालिका रानीखेत में। और एक यहाँ पे क्रिप्टोगैमी पार्क, पुष्प विहीन प्रजातियों का एक जो पार्क है जिसमें कि मॉन्स है, लाइकेन है इत्यादि का जो एक पार्क है वो कहाँ पे खोला गया? देवबंद चक्राता। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, देहरादून, ठीक है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं स्नो लेपर्ड पार्क। एक स्नो लेपर्ड पार्क भी खोला गया है जो कि उत्तराखंड में है। ये सारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबके बारे में हमने यहाँ पे बता दिया है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला चमड़ा यानी लेदर पार्क, ठीक है, भारत का पहला लेदर पार्क कहाँ खोला गया है? कानपुर उत्तर प्रदेश, लेदर पार्क। ये चीज़ भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। केरल की बात करते हैं, पहला जेंडर पार्क कहाँ खुला है? केरल, जेंडर पार्क। और यहीं पे एक खुला है स्पेस पार्क, ये भी आप अंतरिक्ष से संबंधित है, स्पेस पार्क। जो लोग अंतरिक्ष के प्रति रुझान रखते हैं उनके लिए एक यहाँ पे क्या खोला गया? स्पेस पार्क। और अब बात आती है उड़ीसा। उड़ीसा में क्या खोला गया है? फायर पार्क। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ये सभी हाल ही की घटनाएं हैं और परीक्षा में इसमें से कोई आ सकता है क्योंकि आप लोगों के पेपर में सामान्य अध्ययन का एक पोर्शन रखा गया, उसके अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फायर पार्क और एक करंट की घटनाएं भी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरेला त्योहार कहाँ मनाया गया है? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही अभी हाल ही में क्या मनाया गया? हरेला त्यौहार। ये यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। हरेला त्यौहार जो होता है ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में, किस क्षेत्र में मनाया जाता है? कुमाऊं क्षेत्र में। और ये वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। किस किस माह में? चैत्र माह, ठीक है, चैत्र माह में, श्रावण मास, ठीक है, सावन के महीने में, और एक और है अश्विन, अश्विन, ठीक है, अश्विन माह में। ये 3 बार यहाँ पे मनाया जाता है। हरेला जो है, हरेला यानी कि हरियाली से संबंधित है, जो कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो मतलब समृद्ध प्रकृति का प्रतीक है। कृषि प्रधान देश भारत की मतलब कृषि संस्कृति का जो है प्रतिनिधित्व भी करता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी कृषि संस्कृति का ये त्यौहार जो है प्रतिनिधित्व भी करता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात आती है यहाँ पे तमिलनाडु की। तमिलनाडु में जो एक त्यौहार है यहाँ पे मनाया जाता है, मतलब फसलों से संबंधित एक यहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है जो जिसका नाम पोंगल है, ठीक है। फसलों उत्पादन से संबंधित ये भी एक त्यौहार है यहाँ का, जो कि मकर संक्रांति किस दिन? 14 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति वाले दिन, ठीक है, मकर संक्रांति वाले दिन मनाया जाता है। ये फसल से संबंधित फसलों का एक त्यौहार है। और अब बात आती है केरल की। केरल में एक खेतों में फसल की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए वहाँ पे एक त्यौहार मनाया जाता है, ओणम। ये सारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। केरल में क्या मनाया जाता है? ओणम। ये फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए वहाँ मनाया जाता है। अब बात आती है उड़ीसा की। उड़ीसा में राज पारवा क्या मनाया जाता है? राज पारवा जो त्यौहार है ये भी फसलों से संबंधित कृषि क्षेत्र में समृद्धि लाने के लिए मनाया जाता है। इसलिए सारे आप लोग ध्यान रखेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ और भी जान लेते हैं क्योंकि अभी इसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं। जैसे उत्तराखंड के वर्तमान जो सीएम हैं, उत्तराखंड के वर्तमान सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी हैं।
इससे पूर्व यहाँ के जो सीएम थे तीरथ सिंह रावत थे, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य हैं। कौन है? बेबी रानी मौर्य। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में नए सीएम बने हैं जिनका नाम एमके स्टालिन। क्या है? एमके स्टालिन है, ये यहाँ के नए सीएम हैं। और यहाँ पे जो राज्यपाल हैं प्रेजेंट टाइम में बनवारी लाल पुरोहित हैं। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अब बात करते हैं केरल की। केरल में भी नए सीएम बने क्योंकि यहाँ भी चुनाव हुआ था। पिनरई विजयन। कौन है? ये दोबारा यहाँ पर सीएम बने हैं, पिनरई विजयन। और यहाँ पे राज्यपाल जो हैं आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में ये उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। केरल की राजधानी आप लोग हमने नहीं बताई थी, तिरुवनंतपुरम है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। और उत्तराखंड की राजधानी, उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, इसके बारे में हमने आप लोगों ने नहीं बताया था, देहरादून और गैरसैंण। देहरादून और गैरसैंण, ठीक है। गैरसैंण जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के सीएम नवीन पटनायक जी हैं। कौन है? नवीन पटनायक। और राज्यपाल यहाँ पे जो हैं प्रेजेंट टाइम में गणेशी लाल जी हैं, प्रोफेसर गणेशी लाल। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत किस राज्य में है? आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। इसके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मध्य प्रदेश और लास्ट है कर्नाटका। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा मिजोरम। सर्वाधिक 1% की अगर बात की जा रही है तो 1% के आधार पर सर्वाधिक जो है 1% किसका है? मिजोरम का है, जो कि 85.47% के करीब है, ठीक है। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, फर्स्ट ये है मिजोरम, सेकेंड नंबर पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें 1% जो है सर यहाँ पर जो 1% है 79.63% है। अब बात आती है मध्य प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जो वन है कहाँ है? मध्य प्रदेश में 77.48 वर्ग किलोमीटर के साथ ये प्रथम स्थान पे है क्षेत्रफल में, ठीक है। अब बात आती है कर्नाटका। कर्नाटका में जो है वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि कर्नाटका में देखी गई है, जो कि लगभग में कितनी है? 1025 वर्ग किलोमीटर के समथिंग है। और दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश है, जो 990 वर्ग किलोमीटर के साथ सेकंड स्थान अपना बनाए हुए है। ये चीज़ आप लोग प्रतिशत जरूर ध्यान रखेंगे। अगर प्रतिशत की बात की जा रही तो मिजोरम होगा प्रथम स्थान पे, अगर क्षेत्रफल की बात की जा रही है तो वहाँ पे क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। ये चीज़ आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। और कुल देश की अगर बात की जाए तो 24.56% वन क्षेत्र है। कितना? 24.56%। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग किस पौधे पर किया था? इसके ऑप्शन है मटर, चना, गेहूं, गन्ना। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मटर। जो सब्जी वाली मटर थी उसी पे, क्योंकि मटर 2 प्रकार की होती हैं, एक गार्डन पी होती है और एक कौन सी पी होती है? फील्ड पी होती है। तो इन्होंने सब्जी वाली मटर पे जो प्रयोग किया था, आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग किस पे किया था? सब्जी वाली मटर पे। और ये प्रयोग हुआ था सन 1866। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 1866। और इसी प्रयोग के द्वारा इन्होंने कौन कौन से नियम भी दिए थे? बी संयोजन का नियम, बी संयोजन का नियम, और इनका एक नियम और था स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम।
तो यहाँ पे पूछा जाता है मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी कितने नियम दिए थे। तो मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी 3 नियम दिए थे। 2 तो ये हो गए, एक नियम और है इनका प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम है? प्रभाविता का। एक बार आप लोग और नोट कर लीजिए, बता रहे हैं इनका। मेंडल ने जो आनुवंशिकता संबंधी नियम दिए थे वो 3 नियम है। पहला है विसंयोजन का नियम, दूसरा है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम और तीसरा है इनका प्रभाविता का नियम। ये तीनों नियम आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव कितने मिनट तक रहता है? पशुओं में मतलब जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन मतलब इंजेक्शन जो प्रयोग किए जाते हैं दुग्ध क्षरण के लिए, लैक्टेशन के लिए, तो उनका जो प्रभाव होता है कितनी देर तक रहता है? 15 से 20 मिनट, 20 से 25 मिनट, 5 से 6 मिनट, 1 से 2 मिनट। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट जवाब होगा 5 से 6 मिनट। मात्र 5 से 6 मिनट तक ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो प्रभाव होता है वो पशुओं पर होता है। अगर ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग करके हम पशुओं से दूध निकाल रहे हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि मतलब जल्द से जल्द 5 से 6 मिनट के अंदर ही हमें क्या कर लेना चाहिए, मतलब दुग्ध निकाल लेना चाहिए। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी पड़ते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इस पर मतलब सीधे बिक्री पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? इसके ऑप्शन हैं ईजे बटलर, एंटोन डिवेरी, डोकोचेव और जेथ्रोटुल। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा एंटोन डिवेरी। और अगर भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक की बात की जा रही तो होगा ईजे बटलर। भारत में कौन है? ईजे बटलर। और अगर ऐसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो अगर ऐसे पूछा जा रहा है भारत उसमें नाम नहीं लिख के आ रहा है तो आप लोग सही जवाब क्या देंगे? एंटोन डिवेरी। डोकोचेव पेडोलॉजी के जनक है, जेथ्रोटुल वीड साइंस, किसके हैं? वीड साइंस के जनक माने जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वा, ऊर्जा और पूसा विशेष किसकी नई किस्में हैं? इसके ऑप्शन हैं आम, नींबू, अमरूद, बेर। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा आम। ये आम की नई किस्में हैं जो कि IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा संस्थान से निकाली गई हैं, ठीक है। पूसा संस्थान कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसके ऑप्शन हैं सेल्यूलोज, काइटिन, प्रोटीन, पैक्टिन। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट जवाब होगा काइटिन। जो कवक की कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है और पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिकाएं, पादप की ना, पादप कोशिकाएं किसकी बनी होती हैं? सेल्यूलोज की बनी होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणसूत्र का मुख्य आनुवांशिक भाग है DNA, RNA, C है A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट जवाब होगा DNA। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई मतलब उस तरह की घटना घटती है तो उसमें इसी की जांच आप लोगों ने देखा होगा DNA जांच ही कराई जाती है, क्योंकि DNA मतलब जो होता है वो क्रोमोसोम का एक आनुवांशिक भाग होता है, इसलिए जो जांच होती है DNA की जांच होती है, ठीक है। आनुवांशिक संबंधी अगर कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो वहाँ पे कौन सी जांच कराई जाती है? DNA जांच कराई जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की खरीफ की फसलों पर किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि कितनी है? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? 5%, 2%, 1.5%, 2.5%। आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा, जब खरीफ की बात की जा रही है
तो ये होगी 2%। और रबी पर कितना है? 1.5% है। रबी की फसलों पे जो प्रीमियम निर्धारित किया गया है 1.5% है। और यहीं पे बात करते हैं 5%। बागवानी फसलें जो हैं, कौन सी? बागवानी और वाणिज्यिक फसलों पर जो प्रीमियम है वो कितना निर्धारित किया गया है? 5% निर्धारित किया गया है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जो बीमा संबंधी प्रथम प्रयास जो किया गया था वो कब किया गया था? 1985 में। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। गोबर की खाद में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 0.5%, 0.25%, 0.1%, लास्ट है 0.2%। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट जवाब होगा 0.5%। जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, ठीक है, वो कितनी होती है? 0.5%। फास्फोरस की जो मात्रा होती है P2O5, ठीक है, 0.25%। और यहीं पे बात की जाए पोटास की, तो इसकी भी मात्रा कितनी होती है? 0.5% होती है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 0.5, ठीक है। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से तिल का एक रोग है? फाइलोडी, टिक्का, लूज स्मट और लीफ कर्ल। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फाइलोडी, जो कि तिल का एक प्रमुख रोग है, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है? ये माइकोप्लाज्मा जनित बीमारी है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात आती है इसके नियंत्रण की। तो इसके नियंत्रण के लिए 10 से 15 किलोग्राम फोरेट टेंजी, क्या चीज़? फोरेट टेंजी जो आता है वो जुताई के पूर्व भी हमें खेतों में मिला देना चाहिए। अब सेकंड नंबर पे दिया गया टिक्का जो है मूंगफली का एक बहुत ही भयानक रोग है, टिक्का, ठीक है। इसके कारण क्या होता है? पत्तियों पर ब्राउन कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं। इससे काफ़ी मूंगफलियों को जो होता है काफ़ी नुकसान होता है। लूज स्मट, इसे अनावृत कंडुआ भी कहते हैं, जो कि जौ, गेहूं इत्यादि को काफ़ी हानि पहुंचाता है। आया लीफ कर, टमाटर और मिर्च इत्यादि की फसलों में क्या लगता है? लीफ कर्ल। ये एक वायरस जनित बीमारी है। इससे प्रभावित पौधों को क्या करना चाहिए? हमें उखाड़ कर जला देना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन्ने का लालधारी रेड स्ट्रिप डिजीज किसके कारण होता है? इसके ऑप्शंस हैं क्लोट्रोट्राइकम फाल्केटम, स्यूडोमोनास, रियुबिलिनस, फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म, एस्टिलिगोस्टिमिना। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? रेड स्ट्रिप की बात की जा रही है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और उसका सही जवाब देंगे। एग्जाम में ये चीज़ ध्यान रखना। गन्ने का जो लालधारी रोग है ये स्यूडोमोनास रियुब्रिलिनस के कारण लगता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे बात आती है इसके अन्य ऑप्शंस के बारे में। क्लोट्रोट्राइकम फाल्केटम जो है ये गन्ने का लाल सड़न रोग है। गन्ने का लाल सड़न, इसमें क्या होता है? जो इसके टिश्यू होते हैं गन्ने के, उसमें सड़न पैदा हो जाती है और उनको जब हम तोड़ते हैं तो उनसे एल्कोहलिक गंध आती है। जैसे एल्कोहल की गंध आती है, सेम वैसे ही गंध इससे भी आती है। सी नंबर पे दिया गया है फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म। क्या है फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म? इसके द्वारा गन्ने में विल्ट डिजीज, गन्ना में क्या लगती है? विल्ट डिजीज, यानी कि उकठा। गन्ने का जो उकठा होता है इसी के कारण लगता है। लास्ट है एस्टिलिगोस्टिमिना।
ये भी गन्ने की एक प्रॉब्लम है, जो इसमें कंडुआ यानी जो कंड होता है स्मट, इसी के कारण लगता है। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि के साथ जैव रासायनिक क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके ऑप्शन से दुगनी हो जाती हैं, आधी हो जाती हैं, 8 गुनी हो जाती हैं, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ए। 10 डिग्री जो टेम्परेचर है, तापमान है जो बढ़ता है, तो उसी के साथ जैव रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं? 2 गुनी हो जाती हैं। अब बात करते हैं जैव रासायनिक क्रियाओं की। जैव रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं, ये जटिल कार्बनिक यौगिक को जो होता है, जटिल कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनको सरल यौगिक में सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित कर दिया जाता है। जैव रासायनिक क्रियाओं में क्या होता है, जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल यौगिकों में अपघटित कर दिया जाता है। इस क्रिया में मुख्यतः ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका एक एग्जाम्पल है किण्वन के द्वारा एल्कोहल या शराब का निर्माण। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जैव रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं। एक और क्रिया होती है जैव भू रासायनिक चक्र, ये भी आप लोग सुन लीजिए। इसमें क्या होता है, जीवमंडल के प्राणियों तथा वातावरण के मतलब जो बीच जो एक रासायनिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है और एक चक्र के रूप में। ठीक है, जीवमंडल के प्राणियों तथा वातावरण के मतलब बीच जो रासायनिक पदार्थों के आदान प्रदान का एक चक्रीय गति जो होती है, उसी को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रकृति में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ज़मीन पे होती हैं और कुछ मनुष्यों के उनके बीच जो एक चक्र चलता रहता है। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य त्यागता है, पौधे ग्रहण करते हैं, और पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, और ऑक्सीजन मुक्त होती है। उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल फिर मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार जो एक चक्र चलता रहता है, उसी को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्टिगेशन क्या है? इसके ऑप्शंस हैं सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का प्रयोग करना, पोषक तत्वों के घोल का पत्तियों पर छिड़काव करना, खड़ी फसल में उर्वरकों का प्रयोग करना, बुआई से पूर्व उर्वरकों का प्रयोग करना। देख लीजिए यहाँ ऑप्शन जो हैं लगभग में सब एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे और इसका सही परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका सही जवाब होगा सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का प्रयोग करना। ठीक है, अब बात आती है पोषक तत्वों के घोल का पत्तियों पर छिड़काव। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फोलियर स्प्रे। ठीक है, पर्णीय क्या कहते हैं? पर्णीय छिड़काव। फोलियर स्प्रे जो होता है इसे कहते हैं पर्णीय छिड़काव। खड़ी फसल में उर्वरकों का प्रयोग, इसे क्या कहते हैं? टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लास्ट में आता है बुआई से पूर्व उर्वरकों का प्रयोग, इसे कहते हैं बेसल ड्रेसिंग। कौन सी ड्रेसिंग होती है? बेसल। ठीक है, बेसल ड्रेसिंग में जैसे मान लीजिए कि आपको जो फास्फेटिक उर्वरक होती हैं या पोटेशियम युक्त उर्वरकें होती हैं, उनका प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। खड़ी फसलों में जो उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है उसमें से कौन सी मुख्यतः है? जैसे यूरिया का प्रयोग आप लोगों ने देखा होगा कि 1 से 2 बार फसलों में करना पड़ता है। और यहाँ पे पोषक घोल के रूप में आप लोगों ने देखा होगा कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनको किस रूप में स्प्रे किया जाता है? घोल के रूप में। और यहाँ पे कुछ अब मतलब जैसे एनपीके जो मतलब जल में घुलनशील एनपीके जैसे 19-19-19 है, 00-50 है, अब इनका भी प्रयोग मतलब उसमें किया जाने लगा है स्प्रे के रूप में। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 00 जो 50 आती है उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन फास्फोरस नहीं होती है, सिर्फ पोटास होती है। एनपीके जो आती है 19-19-19 उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की मात्रा सब सेम होती है। सिंचाई जल के साथ उर्वरकों की बात की जाए तो सिंचाई जल के साथ आप लोगों ने देखा होगा जो ये ड्रिप मेथड है। अब ड्रिप मेथड के द्वारा सिंचाई जल जो प्रदान किया जाता है पौधों को, जो पौधों के मतलब पास जड़ों के पास पहुंचता है, उसी के द्वारा अब उर्वरकों को इसमें घोल के
पौधों तक पहुंचाया जाता है। यही विधि जो होती है वो फर्टिगेशन कहलाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फल परीक्षण के आधारशिला उपमा किस परीक्षण विधि को प्रदान की गई है? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। आरोग्यता, कैनिंग, हिमीकरण या इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा कैनिंग। कैनिंग जो है एक ऐसी विधि है, आप लोगों ने शायद इसके बारे में जानते हो लेकिन ऐसे नाम से आप लोगों को ना पता हो तो हम बता दें। कैनिंग जो होती है फल परीक्षण की एक वह विधि है जिसके अंतर्गत में तैयार फल या सब्जियों को टीन के डिब्बों में एक तरल पदार्थों के साथ भरकर रखा जाता है और वो जो टीन के डिब्बे होते हैं, टीन के डिब्बों से क्या होता है, वायु को बाहर निकाल दिया जाता है। यही जो होती है यही प्रक्रिया। और इसके अंतर्गत मतलब एक प्रक्रिया और होती है, जैसे कांच के बोतलों में कोई चीज़ मतलब जैसे रखी जाती है तो बॉटलिंग कहलाती है, और टीन के डिब्बों में जब वही चीज़ पैक की जाती है तो क्या कहलाती है, कैनिंग। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब वर्तमान समय में देखा होगा मार्केट में कैंड फ्रूट, कैंड वेजिटेबल या जिन्हें हम क्या कहते हैं डिब्बा बंद फल और डिब्बा बंद सब्जियों के नाम से भी जानते हैं, मार्केट में काफ़ी चर्चा में रहते हैं। ठीक है, कभी कभी इनका नाम टिंड फ्रूट या टिंड वेजिटेबल के नाम से भी आता है, क्योंकि जो टीन के डिब्बे होते हैं इनको टिन भी कहा जाता है। इसलिए इससे आप लोग कभी कंफ्यूज मत होंगे कि टिंड फ्रूट अगर लिख के आ गया, टिंड वेजिटेबल लिख के आ गया तो कैनिंग फ्रूट या कैनिंग वेजिटेबल की बात ही की जा रही है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरहर का उकठा रोग या विल्ड डिजीज किसके कारण लगता है? इसके ऑप्शंस हैं फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम पाइसी, फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम उडम और है राइजोक्टोनिया स्पीसीज। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, अरहर का जो उकठा रोग है वो लगता है फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम उडम। ठीक है, अगर कभी कभी वहाँ पे ऐसे भी लिख के आ जाता है, सिर्फ लिखा होगा फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम, तो वहाँ पे ये ऑप्शन ऐसे नहीं होंगे, बाकी 3 ऑप्शन चेंज हो गए। लेकिन अगर सब में फ्यूजेरियम लिख के आ रहा है तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए आप लोगों को पूरा नाम ध्यान रखना है। अब बात आती है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम पाइसी के बारे में। ये किसकी विल्ट डिजीज है? ये मटर की विल्ट डिजीज जो लगती है वो फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम पाइसी के द्वारा लगती है। और ये सारे क्या हैं? फंगस हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये फंगल डिजीज़ हैं। कौन सी डिजीज़ हैं? फंगल डिजीज़। ठीक है, फंगस हैं। फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम इसके कारण चने में, ठीक है, फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम जो लगती है, ये कभी कभी फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम या राइजोक्टोनिया भी लिख के आता है। ये दोनों चने के विल्ट डिजीज के लिए जिम्मेदार हैं। फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम के कारण कपास में भी विल्ट डिजीज लगती है। विल्ट डिजीज जो होती है इसके कारण क्या होता है, पौधों की जड़ें जो होती हैं वो अंदर से ही सूख जाती हैं और उसके बाद क्या होता है, पूरा पौधा सूख जाता है। ये बहुत ही भयानक चने, मटर और अरहर की बीमारी होती है। जिस खेत में ये लग जाता है उस खेत में कम से कम 4 से 5 वर्षों तक हमें अरहर चना और कपास इनकी फसलें नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक इसमें इसी की कैटेगरी का एक स्पोर है जिसका नाम है क्लेमाइडोस्पोर। ठीक है, क्लेमाइडोस्पोर है जो भूमि में लंबे समय तक जीवित रह सकता है और इसका जो विकास होता है वो 17 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे और साथ साथ ही जानवरों के गोबर में बहुत तेज़ी से बढ़ता है। किसमें? गोबर में। इसलिए जिस खेत में ये समस्या हो जाती है उस खेत में कम से कम 4 से 5 वर्ष तक ये फसलें हमें नहीं लेनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन से पदार्थ में कोबाल्ट पाया जाता है? पैराडॉक्सल, विटामिन B12, हेमोसाइनिन, साइटोक्रोम। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट जवाब होगा विटामिन B12। क्या होगा? विटामिन B12। इसी को क्या कहते हैं? साइनोकोबाल्बिन। साइनोकोबाल्बिन। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइनोकोबाल्बिन है। और इसी को विटामिन B12 कहते हैं। इसी में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट किसके संरक्षण की एक होलिस्टिक अप्रोच है? इसके ऑप्शन हैं पारिस्थितिकी, टाइगर, पादप समुदाय और हिरण। इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा पारिस्थितिकी। जो इसका होलिस्टिक अप्रोच है वो पारिस्थितिकी से संबंधित है। अब बात करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट की। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 7 अप्रैल 1973। ठीक है, ये बाघ, टाइगर या बाघ के संरक्षण से संबंधित है, क्योंकि इनकी संख्या दिन प्रतिदिन काफ़ी कम होती जा रही थी। उसी के बाद से इनके संरक्षण पर जोर दिया गया और क्या बनाया गया? टाइगर प्रोजेक्ट। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को, कब? 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। विश्व टाइगर दिवस, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहीं पे क्वेश्चन और आता है, वो भी आप लोग नोट कर लीजिए। विश्व हाथी दिवस। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये 12 अगस्त, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब बात करते हैं, हाथी प्रोजेक्ट भी आया था, इसे एलिफेंट प्रोजेक्ट कहते हैं, जो कि 1992 में आया था। एलिफेंट जो प्रोजेक्ट था वो कब आया था? 1992। ये भी चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फसल क्षेत्र का एल्बिडो कितना होता है? 23 से 40%, 35 से 40%, 40 से 50% या कोई नहीं? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा 23 से 40%। अब बात करते हैं एल्बिडो क्या होता है। एल्बिडो के बारे में आप लोगों को हम बता रहे हैं। 23 से 40% इसका सही जवाब होगा सूर्य से, मतलब जो किरणें आती हैं और जो परावर्तित होती हैं, सूर्य से आने वाली किरणें और परावर्तित होने वाली किरणों का जो अनुपात होता है उसी को क्या कहते हैं? एल्बिडो। सूर्य से आने वाली और परावर्तित होने वाली किरणों के अनुपात को क्या कहते हैं? एल्बिडो कहा जाता है। और इससे मापा कैसे जाता है? एल्बिडोमीटर के द्वारा। एल्बिडोमीटर के द्वारा इसे मापा जाता है। अब बात आती है कि यहाँ पे जो 35 से 40% जो दिया गया है, ये मतलब सामान्य, ऐसे अगर देखा जाए मैदानों में या खुले भागों में जो इसका मतलब एल्बिडो का भाग होता है वो कितना होता है? 35 से 40% तक होता है। और फसलों पे कितना होता है? 23 से 40% फसलों पर। ठीक है, सूर्य से आने वाली जो विकिरण होती हैं, किरणें होती हैं, और परावर्तित होने वाली किरणों के बीच जो अनुपात होता है या रेशियो होता है, उसी को क्या कहा जाता है? एल्बिडो कहा जाता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, सूर्य की जो किरणें आती हैं उनके मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सूर्य से जो विकिरणें आती हैं, विकिरण जो होती हैं सूर्य की विकिरणें, उनके मापन के लिए, यानी कि सौर विकिरण के मापन के लिए, सौर विकिरण के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और एल्बिडो के मापन के लिए एल्बिडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूंगफली में पॉलीफली हेलोहार्ट का रोग का जो होता है वो किससे उत्पन्न होता है? बोरान की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा कैल्शियम की कमी से। हेलोहार्ट जो रोग लगता है मूंगफली में, या पॉलीफली जो रोग लगता है,
वो किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिलीलीटर दूध उत्पादन के लिए अडर यानी कि जो थन होता है, थन से कितना रक्त गुजरता है? 400 से 500 ml, 700 से 800 ml, 40 से 50 ml, 10 से 20 ml। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा 400 से 500 ml। ये क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर टीजीटी पीजीटी के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग इसका ध्यान रखेंगे कि 1 ml जो दूध बनता है, 1 ml दूध बनने के लिए थन से कितने ml जो ब्लड है वो गुजरता है रास्ते से, थन से 400 से 500 ml। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्लता तुल्यांक एसिड इक्विवेलेंट क्या है? इसके ऑप्शन हैं अम्लीय उर्वरकों के द्वारा मृदा उत्पन्न की गई अम्लता को दूर करने के लिए प्रयोग किए गए कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा, क्षारीय उर्वरकों के द्वारा मृदा में उत्पन्न किए गए क्षार अवशेष को उदासीन करने के लिए प्रयोग की गई अम्ल की मात्रा, अम्ल व क्षार की तुलना, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन बताइए आप लोग क्या होगा? आइए हम बताते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा ए। जो अम्लीय उर्वरक होते हैं, अम्लीय उर्वरकों के प्रयोग से जो मृदा में क्या अम्लता जो उत्पन्न हो जाती है और जो उसके अवशेष जो बचते हैं उसको दूर करने के लिए जितनी मात्रा में क्षार की आवश्यकता होती है उन्हीं को क्या कहा जाता है? अम्लता तुल्यांक कहा जाता है। वैसे सेकंड नंबर पे जो दिया गया है इसमें वही होता है, जैसे क्षारीय उर्वरकों के प्रयोग से जो क्षारीयता बढ़ जाती है और जो उसके अवशेष होते हैं उसको दूर करने के लिए जितनी मात्रा में अम्ल की आवश्यकता होती है उससे क्या कहते हैं? क्षारीय तुल्यांक कहा जाता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात आती है अम्लीय उर्वरकों की और क्षारीय उर्वरक की। अम्लीय उर्वरक में आप लोग नाम नोट कर लीजिए, जैसे हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ये कैसे हैं? क्षारीय उर्वरक हैं। और अम्लीय उर्वरकों की अगर बात की जाए तो अमोनियम सल्फेट है, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, और निर्जल अमोनिया है। ये सब कैसे उर्वरक हैं? अम्लीय उर्वरक हैं। यहाँ पे हमने जो अभी नाम लिया है निर्जल अमोनिया, ये भी यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। निर्जल अमोनिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 82%। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात आती है उदासीन उर्वरक। उदासीन उर्वरक में जैसे है SSP, सिंगल सुपर फास्फेट, ठीक है। ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में नत्रजन का, ये है आप लोगों का आज का प्रश्न, वायुमंडल में नत्रजन का स्थिरीकरण न करने वाली फसल कौन सी है? चना, मटर, राजमा, मूंग। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आप लोगों के कल के प्रश्न का सही उत्तर। पौधों में कीटनाशकों का हानिकारक प्रभाव किसके कारण नहीं पड़ता है? जो इसमें एंजाइम उपस्थित होते हैं उसी के कारण कीटनाशकों का हानिकारक प्रभाव पौधों पर नहीं पड़ता है। आइए आगे देखते हैं रिवीजन, और फटाफट रिवीजन करते हैं। इससे पहले आप लोगों को बता दें, कल हमने जो रिवीजन कराया था उसमें कल सबसे ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र जो स्थापित किया गया है उसका सही जवाब जो होगा वो लद्दाख होगा। हमने कुछ जल्दबाजी में शायद वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश बता दिया गया था, जो कि हिमालयी क्षेत्र में स्थापित पहला सेंटर है, ठीक है। और दूसरा जो अभी स्थापित किया गया हाल ही में वो लद्दाख में स्थापित किया गया, जो कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र है, ठीक है। कई भाइयों ने उस पर कमेंट भी किया था, हमने उसे वीडियो से एडिट करने का प्रयास किया और वो वीडियो जो था वो वहाँ से डिलीट हो गया था, इसीलिए हमें कल दोबारा वीडियो को अपलोड करना भी पड़ा था। इसलिए अगर कहीं पर थोड़ी बहुत गलती होती है तो आप लोग एक आध बार कमेंट कर दीजिए और हम उसे देख लेंगे, ठीक है। ज़्यादा उस पर कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गलतियाँ कभी कभी जल्दबाजी में हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिवीजन करते हैं। बाजरे का पौधा, इसके ऑप्शंस है एक लिंगासराई, द्विलिंगासराई, उभयलिंगासराई, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? इसका करेक्ट जवाब होगा उभयलिंगासराई। आइए जल्दी जल्दी हम इसका रिवीजन करते हैं। बाजरे का पौधा जो होता है एक उभयलिंगासराई है, क्योंकि इसमें नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्का लैगून झील कहाँ स्थित है? चिल्का लैगून झील जो है उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावल की उत्पादकता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान की बात की जाए प्रति हेक्टेयर की, तो इसमें प्रथम स्थान होगा पंजाब का, ठीक है। किसका स्थान होगा?
पंजाब का, और उत्पादन की बात की जाए तो पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बढ़ते हैं और आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंचाई की किस विधि में पानी की बचत होती है? ड्रिप मेथड, स्प्रिंकलर मेथड, सब सरफेस मेथड और रिंग बेसिन मेथड। यहाँ पे सबसे अधिक जो पानी की बचत होती है वो ड्रिप मेथड में होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही के दिनों में ऊली एफिड का जो प्रादुर्भाव था वो किस फसल पे देखा गया है? ऊली एफिड, वैसे ये जो ज्वार है, ज्वार की फसल है और सेब की जो फसल होती है उस पर इसका प्रभाव अधिक होता है, लेकिन आज ये वर्तमान समय में इसका जो प्रकोप है वो गन्ने पे बहुत अधिक देखा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा में पोटेशियम का स्रोत है, मृदा में पोटेशियम का मुख्य स्रोत है फेल्सपार। क्या है? फेल्सपार है। और एपेटाइट जो है ये फास्फोरस का है, डोलोमाइट जो है कैल्शियम का है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 17 है। और नया जो तत्व है वो निकिल है। ठीक है, कहीं कहीं बुकों में सोडियम और कोबाल्ट को 17वां और 18वां तत्व भी बताया गया है, सोडियम और कोबाल्ट। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जौ की कौन सी प्रजाति छिलका रहित है? प्रगति, ऋतंभरा, गीतांजलि, करण, थर्ड। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी और डी दोनों। गीतांजलि और करण जो है ये दोनों छिलका रहित हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण व सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता का इंडिकेटर प्लांट कौन सा है? इसका सही जवाब होगा लाइकेन। क्या होगा? लाइकेन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे संरचनात्मक तत्व की संज्ञा दी गई है? इसका सही जवाब होगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग के दौरान सबसे ज़्यादा हानि किसकी होती है? इसका सही जवाब होगा विटामिन। विटामिन की हानि सबसे ज़्यादा होती है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरूद में ब्रोंजिंग जो होती है ये किस तत्व की कमी से होती है? ये जिंक की कमी से होती है। कल हमने यहाँ पे एक बोरान के बारे में कुछ चर्चा की थी और उसमें हमने थोड़ा गलती कर दी थी। पहले हमने बोरान बताया था, बाद में उसमें क्या बता दिया था? मैग्नीशियम बता दिया था। तो इसका सही जवाब होगा हैंड एंड चिकन डिजीज़ में, हैंड एंड चिकन डिजीज़ जो लगती है वो किसकी कमी से होती है? बोरान की कमी से होती है। हैंड एंड चिकन डिजीज़ जो होती है ये अंगूर में लगती है। ठीक है, और किसकी कमी से होती है? बोरान की कमी से होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 जुलाई 2021 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना 93 नंबर का स्थापना दिवस पर किस पहल का शुभारंभ किया था? तो यहाँ पे किसान सारथी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोर्डेक्स पेस्ट जो होता है, बोर्डेक्स मिक्सचर जो होता है वो किसका बना होता है? कॉपर सल्फेट, बिना बुझा चूना और जल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु होती है 10 वर्षों की वायुमंडलीय दशाओं का औसत, 5 वर्षों की वायुमंडलीय दशाएं, 30 वर्षों की वायुमंडलीय दशाओं का औसत, वायुमंडल की एक दिन, एक सप्ताह, एक माह या क्षणिक अवस्था। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 30 वर्षों का जो होता है वायुमंडलीय दशाओं का औसत होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान खाद किसे कहते हैं? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? किसान खाद कहा जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक रंग लाल, नीला और हरा है। प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जिन्हें अन्य रंगों की सहायता से बनाया नहीं जा सकता है। फादर ऑफ इकोनॉमी इकोलॉजी की उपाधि UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किसे प्रदान की गई? ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान की गई थी। यहाँ पे हमने कल इनके बारे में चर्चा की थी, तो शायद वहाँ पे इनको जो भारत रत्न की बात की थी वो 1988 बता दिया था, तो इसका सही जवाब होगा 1998। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। फूल गोभी का विप्टेल रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? मॉलिब्डेनम की कमी से होता है, ये चीज़ भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से संरचनात्मक तत्व है, ये क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है। इसका सही जवाब होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 फरवरी 2021 को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? WCCB, सस्मिता लेंका, प्रकाश जावड़ेकर, ए बी दोनों। इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान का जीन बैंक कहाँ पर स्थित है? जापान, भारत, फिलीपींस, चीन। इसका सही आंसर होगा फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन्ना के बीज शोधन हेतु किस कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है? वीटावैक्स, एल्गाल, एरिटान या बी या सी दोनों। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी और सी दोनों। एल्गाल और एरिटान दोनों का प्रयोग बीज शोधन के लिए किया जाता है। यह मर्क्यूरिक बेस्ड फंजीसाइड है। आज के सेशन में यहीं तक, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।